अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां 5 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मृत्यु की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताते हुए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है प्रति परिवार को, और इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे जैसे ही हमारे पास और अपडेट्स आते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में, जब गरीबों के लिए अन्न योजना जो जारी है जिसमें मुफ्त अनाज दिया जाता है उसको नवंबर तक बढ़ाने की बात कही तो विपक्ष ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखिए, किसी गरीब को अन्न देना बड़ा मुश्किल काम है, मजाक उड़ाना बहुत आसान काम है। जरा अनाज देकर देखिए, हिम्मत दिखाइए अनाज देने की, अपनी पार्टी फंड से ही हिम्मत दिखाइए थोड़ा देने की। सरकार अगर गरीबों को इस मुश्किल समय में वो भूखे ना सोएं इसकी चिंता कर रही है तो उसका मखौल उड़ा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को चीन पर बोलना था लेकिन वो चने पर बोल गए। ओवैसी या राहुल गांधी यह भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी रविवार को ही अपने मन की बात कार्यक्रम में चीन के ऊपर बात कही है। प्रधानमंत्री क्या रोज रोज किसी विषय पर बोलेंगे? अगर आप उनके मन की बात सुनेंगे तो आप इस तरीके के सवाल नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री से जब खासतौर पर ऐसा विषय होता है, जब हमारी बातचीत आज भी चली वहां पर जो सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है, तो क्या जब सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जा सकती है कि वो इस मुद्दे पर राष्ट्र के समक्ष कुछ बोले? वहां पर वार्ता चल रही है, उस वार्ता में क्या होगा, आगे क्या सहमति बनती है, सहमति नहीं बनती है, उसके आधार पर निर्णय किए जाते हैं। एक तरफ कुछ प्रक्रिया चल रही है, आप उसके बीच में ही दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री से इस तरह के बयान की अपेक्षा करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि राजनीति में नासमझी वाली बात है। इसमें आपको बताएंगे कि क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या कहा ओवैसी ने, विस्तृत तरीके से जानकारी देंगे। लेकिन आप देखिए कि अब चीन क्या कर रहा है। अब उसके 59 ऐप्स को बैन कर दिया तो चीन तिलमिला गया है। चीन कह रहा है कि अब जो अगर इसके अंजाम की भुगतने की चेतावनी दे रहा है भारत को, उसका जो चीनी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो कह रहा है कि डोकलाम से भी बुरा हश्र होगा। तो किस बात का बुरा हश्र होगा? अभी तो स्ट्राइक शुरू हुई है, अभी तो ये 59 ऐप्स बैन हुए हैं, अभी और भी सूची बाकी है, और ऐप्स बैन होंगे, और जो व्यापार आपको जो आर्थिक चोट पहुंचाई जाएगी। अभी तो शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में ही गड़बड़ा गए, शुरुआत में ही हिल गए, शुरुआत में ही आपकी जो आंखें थोड़ी सी खुलती हैं वो पूरी की पूरी खुल गई, फट गई आंखें। चीन, आपको अकल आनी चाहिए। ये 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का भारत है। गलवान घाटी में हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया था आपको निहत्थे कि किस तरीके से आपको वहाँ पर जो 45 चीनी सैनिक मारे गए थे वो भूल गए। आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि कितने सैनिक मारे गए, लेकिन दुनिया जानती है कि सच क्या है, गलवान घाटी में क्या हुआ था उस रात को। और अगर हम बात करें राहुल गांधी ओवैसी की, तो पहले आपको उस पर लिए चलते हैं और ये भी बताएंगे और दिखाएंगे कैसे पतंजलि ने लिया है यू टर्न। जब सरकार का नोटिस मिला तो बाबा जी ने अपनी बूटी लॉन्च करने की बात से ही पलट गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कोरोनिल दवा लॉन्च ही नहीं की थी, जबकि उस दिन पूरा मीडिया वहां मौजूद था, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोरों शोरों से कहा था कि हम कोरोना वायरस को हराने की दवा ले आए हैं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए सुर्खियां बटोरने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से चीन के साथ गतिरोध के संदर्भ में मजबूती से अपनी बात रखने की जो उम्मीद थी वो ध्वस्त हो गई। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शायरी के जरिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मोदी के संबोधन से पहले कांग्रेस नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि वह भारतीय क्षेत्र में बैठे चीन के सैनिकों को कब और कैसे बाहर निकालेंगे। उधर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में किए गए ऐलान जो हैं उस पर उन्होंने तंज कसा है ओवैसी ने, और कहा है कि आज चीन पर बोलना था लेकिन बोल गए चने पर। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक फ्री राशन बांटने का ऐलान किया है। पीएम के संबोधन के कुछ देर बाद ही ओवैसी ने अपने चिर परिचित अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा कि आज चाइना पर बोलना था, बोल गए चना पर। इसके बाद ओवैसी ने लिखा कि वो भी जरूरी था,
क्योंकि बिना किसी तैयारी के किए गए लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। हालांकि ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे धार्मिक कार्ड भी चल दिया। ओवैसी ने लिखा कि भाषण में एक और चीज़ नोटिस की गई, आपने आने वाले महीनों में कई त्योहारों का जिक्र किया लेकिन बकरीद को याद नहीं किया। चलिए फिर भी आपको पेशगी ईद मुबारक। उधर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सोमवार को चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। तो इस कदम से बौखलाए चीन के सरकारी मीडिया ने भारत पर न सिर्फ तंज बल्कि धमकी देना भी शुरू कर दिया है। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को आर्थिक जंग की धमकी दे डाली है और कहा है कि इसके परिणाम पहले से बदतर होंगे। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने ट्वीट किया, अगर चीन के लोग भारत के प्रोडक्ट्स बायकॉट करना भी चाहें तो उन्हें भारतीय प्रोडक्ट्स मिलेंगे ही नहीं। भारतीय दोस्तों, आपको राष्ट्रवाद के अलावा ज़्यादा अहम चीज़ों की भी ज़रूरत है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स का हमला सिर्फ तंज तक सीमित नहीं है। अलग अलग आलेखों में उसने भारत को इसके कारण होने वाले नुकसान गिनाए हैं। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि 1 साल पहले तक भारत चीनी निवेशकों का सबसे पसंदीदा मार्केट था। उसे अगला 1 बिलियन मार्केट कहा जाने लगा था, जिसे चीन के मोबाइल इंटरनेट के लिए अहम माना जा रहा था। 2017 से 2020 तक भारत में चीनी निवेश $10 बिलियन पहुंच गया था, लेकिन पहले कोरोना वायरस और फिर सीमा पर तनाव के बाद संबंध बदलने लगे। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के ऐप बैन से चीन की संबंधित कंपनियों पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत ऐसी स्थिति में नहीं है कि चीन की बेहद ताकतवर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सके। अखबार ने दावा किया है कि लद्दाख में हुई घटना के बाद चीन शांति से भारत सरकार से द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की रक्षा की अपील कर रहा है, लेकिन अब मोदी सरकार राष्ट्रवाद की भावना के आगे फेल हो गई है और घरेलू दबाव के चलते यह कदम उठाया है। अखबार का कहना है कि भारत के इस कदम से नकारात्मक संकेत मिलते हैं, जिससे चीन के बहिष्कार की मांग से खराब हुए द्विपक्षीय संबंधों के कारण आर्थिक टकराव होगा। उसका यह भी कहना है कि हाल के सालों में चीन और भारत के बीच सीमा पर विवाद कई बार हुआ है, लेकिन दोनों देशों के लिए आर्थिक युद्ध में उतरना आम बात नहीं है। अखबार ने यह चेतावनी तक दे डाली कि भारत को चीन के साथ आर्थिक युद्ध के परिणामों को कमतर नहीं समझना चाहिए। चीन के कोई कदम नहीं उठाने पर भारत को चीनी बिजनेस पर कार्रवाई करने का कारण नहीं बनाना चाहिए। उसका कहना है कि 2017 में डोकलाम विवाद के ज़्यादा परिणाम देखने को नहीं मिले थे, क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों को फौरन सुधार लिया गया था। यही नहीं, अखबार ने चेतावनी दी है कि भारत ने जो किया है उससे चीनी निवेशकों और व्यापारियों के विश्वास को चोट पहुंची है और कोरोना वायरस से पहले से ही जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे वक्त तक इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे हालात में अगर भारत सरकार देश के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है तो उसे डोकलाम से भी ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अखबार ने लिखा है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हालात की सच्चाई को समझेगी और मौजूदा संकट को भड़कती आग में तब्दील होने से रोक लेगी। उधर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत में चीनी ऐप्स पर रोक के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, चीन भारत द्वारा जारी नोटिस से अत्यधिक चिंतित है। हम स्थिति की जांच और पुष्टि कर रहे हैं। उधर कोरोनिल दवाई के निर्माण पर जारी नोटिस के जवाब में योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने कहा है कि कंपनी ने इस प्रक्रिया में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। कंपनी ने कोरोना किट नामक किसी भी दवा का उत्पादन करने और उसे घातक वायरस के खिलाफ उपचार के रूप में प्रचारित करने से भी इनकार किया है। कंपनी ने कहा कि उसने केवल दिव्य श्वासरी वटी, दिव्य कोरोनिल टैबलेट और दिव्य अणुतेल नाम की दवाइयों को एक पैकेजिंग कार्टन में पैक किया था ताकि उन्हें आसानी से बाहर भेजा जा सके। नोटिस के जवाब में फर्म ने यह भी कहा है कि उसने कोरोना किट नामक किसी भी किट को व्यावसायिक रूप से नहीं बेचा है और न ही इसे कोरोना के खिलाफ उपचार के रूप में प्रचारित किया है। योग गुरु की कंपनी ने कहा, हमने मीडिया के समक्ष दवा के सफल परीक्षण को केवल प्रमोट किया है। जवाब में यह भी कहा गया है कि नोटिस मीडिया द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का परिणाम था। जवाब में इस बात पर जोर दिया गया है कि उसने किसी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं किया और इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग ने कहा कि वह पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की एक शाखा दिव्य फार्मेसी द्वारा भेजे गए उस उत्तर का अध्ययन कर रहा है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग के लाइसेंसिंग अधिकारी YS रावत ने बताया कि सोमवार को जवाब मिलने के बाद एक औषधि निरीक्षक को कंपनी में भौतिक सत्यापन के लिए भेजा गया, जहां उसे कोई कोरोना किट नहीं मिली। यह पूछे जाने पर कि क्या वह जवाब से संतुष्ट हैं, रावत ने कहा, हर किसी ने योग गुरु को उत्पाद को कोरोना के लिए इलाज के रूप में दावा करते देखा है
और उत्तर की अभी और जांच करने की आवश्यकता है। पिछले मंगलवार 23 जून को बाबा रामदेव ने कोरोनिल नामक दवा लॉन्च की थी, जिस पर उत्तराखंड आयुष विभाग ने पतंजलि को नोटिस जारी करते हुए उनसे इस संबंध में जवाब मांगा था। उधर पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की बात क्या करें, वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान कुछ भी बोलते हैं। अब वहाँ पे जो संसद है उसमें वो लादेन को शहीद का दर्जा दे चुके हैं। आज वो जब इमरान खान संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि कराची में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ वो भारत ने कराया है और हमारी ये सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी और हमने भारत का हमला टाल दिया। हम जो मुंबई में हुआ उसे वो कराची में दोहराना चाहते थे और हमने उसको टाल दिया है और हमने इस भारत की साजिश को विफल कर दिया। अब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। आपके जो आतंकवादी हैं, ये वर्क फ्रॉम होम की जो संस्कृति है ना, वहाँ पाकिस्तान में ऐसे दिख रही है कि वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये आपके जो आतंकवादी हैं अपने ही इलाकों में बम फोड़ रहे हैं, अपने ही जो आपकी जो एक्सचेंज है या और अन्य इमारतें वहाँ पर जाकर अगर हमला बोल रहे हैं तो उसके आपके आंतरिक कारण है। और आपको ध्यान होना चाहिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? क्या कोई सूचना नहीं पहुँचती आप तक? क्या गुप्तचर एजेंसियाँ सूचना नहीं पहुँचाती होंगी? चलिए वो जाके सेना को बताती होंगी, लेकिन आप कम से कम अखबार तो पढ़ते हैं। इमरान खान पढ़ लीजिए इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली है। पाकिस्तान का ही संगठन है जिसने की जिम्मेदारी ली है। भारत पर आक्षेप क्यों? अब आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। बोलिए, जो आपका संसद में बोल सकते हैं, आप बाहर बोल सकते हैं, बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं जो चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा है उसके बारे में हमारे भारत के युवा क्या सोचते हैं। और यही नहीं, आपको मिलवाते हैं टिकटॉक स्टार से, उनके मन की बात भी आपको सुनाते हैं। इस फैसले को जब मोदी जी ने डिसाइड किए हैं तो ये सही है। और जो ये भारत और चाइना को लेकर जो विवाद हो रहा है उससे ये डिसीजन सही है। बट सरकार से ये मतलब कहना चाहूँगी कि इंडियन ऐप कोई लॉन्च करे जिससे लोगों को, जैसे टिकटॉक से रोज़ी रोज़गार जो भी ये चलता था तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोई इंडियन ऐप आ जाता है तो जैसे लोग, बहुत सारे बच्चे टिकटॉक पे अपना टैलेंट दिखाकर कुछ करना चाहते थे आगे, जिसको अगर कुछ करना है तो वैसे एक इंडियन ऐप लॉन्च होना चाहिए। जो हमारे पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है ये बहुत सही है, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश पे कोई उंगली उठाए और किसी अदर कंट्रीज के ऐप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे देश पे हमले कर रहे हैं। तो इसमें हम देश के लिए कुछ सहन नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इन पर जल्दी निर्णय ले और इन्हें जल्दी ही बंद कराए। सरकार ने 59 जो चाइनीज ऐप थे वो बैन कर दिए, किस तरह देखते हैं डिसीजन? तो चलो होना तो चाहिए, क्योंकि अभी जो हो रहा है होना तो चाहिए, ज़रूरी है, ताकि मतलब उनको भी थोड़ा सा पता तो लगना चाहिए ना कि अगर इकोनॉमिक फैक्टर से लिहाज से देखा तो ज़रूरी है। एक तो चाइना प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे, ऊपर से हमारे जवान सब शहीद हो रहे। इसके वजह से जो भी एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और भी स्ट्रिक्ट लेना चाहिए चाइना के अगेंस्ट। जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए, जिस तरह से हमारे लोग शहीद हुए, जिस तरह से कोविड-19 के वजह से हमें इंडिया के अंदर इकोनॉमिक्स भी इतनी बेकार हुई है।
this is a very good decision, because as a public we need to support our government, because our public is suffering nowadays.